हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल इन योर स्टडीज। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक बनाने जा रही हूँ दैट इज द क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टॉपिक आपका 10th क्लास का आईसीएसई बोर्ड का फिजिक्स का टॉपिक है। इस टॉपिक में बच्चे यूजली थोड़ी सी कंफ्यूजन फील करते हैं, तो इस टॉपिक को मैंने कोशिश कर रही हूँ कि बहुत एक सिंपल वे में बना लूँ ताकि आपको इसमें डिफ़िकल्टी ना आए, और होपफुली ये वीडियो देखने के बाद ये टॉपिक्स आपको काफ़ी इजी काफ़ी सिंपल लगेंगे। मैं टॉपिक आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ये टॉपिक, क्योंकि क्रिटिकल एंगल टॉपिक अगर हम समझेंगे तो उससे रिलेटेड है आपका टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक, 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए ताकि हम ये चीज़ें जब पढ़ें तो हमें डिफ़िकल्टी ना आए। तो सबसे पहले इसके लिए क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारे पास है कि द लाइट रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। अगर हम कह रहे हैं कि लाइट रे अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वहाँ पे ये फिनोमिना काम नहीं करेगा। क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना है ये सिर्फ काम करता है व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो एक तो इसके लिए कंडीशन ही आपने ध्यान में रखनी है कि लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में ही वो जानी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास है इंटरफेस। इंटरफेस बेसिकली हम उस लाइन को, ये एक्चुअली कोई लाइन नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है जो दो मीडियम्स को डिवाइड कर रही है। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली जिसको हमने नाम दे दिया इंटरफेस। इसके नीचे हमारे पास इस मीडियम को हमने कंसीडर कर लिया डेंसर मीडियम, और ये मीडियम हमने कंसीडर कर लिया रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम कुछ भी हो सकता है, ग्लास है, वाटर है, लिक्विड है, मेटल है, कोई भी। लेकिन आपके सिलेबस में, क्योंकि जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना पढ़ेंगे तो उसमें हम प्रिज्म्स को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डेंसर मीडियम ग्लास कंसीडर कर लेते हैं। सो डेंसर मीडियम हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया ग्लास, और रेयरर मीडियम हमने कंसीडर कर लिया एयर। तो अब यहाँ से हमने, हमारे पास एक लाइट रे है जिसको हमने इंसिडेंट करवाया, एंड दिस इज द नॉर्मल। ये आपने पढ़ा हुआ है कि जो लाइट रेज हैं वो हमेशा, चाहे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्लेक्टेड एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो हमेशा हम ड्रॉ करते हैं विद द नॉर्मल। तो दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इंसिडेंट रे बना रही है एंगल नॉर्मल के साथ। सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट रे जो है वो पार्शली रिफ्लेक्ट होगी और पार्शली रिफ्रैक्ट होगी, लेकिन इसमें डोमिनेटिंग पार्ट जो है, डोमिनेटिंग पार्ट होगा हमारा रिफ्रैक्शन। तो लाइट रे, कुछ लाइट रे का पार्ट जो है वो हो गया रिफ्लेक्ट, बिकॉज हमने रिफ्लेक्शन के केस में हमने पढ़ा हुआ है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस एंगल को भी हमने नाम दे दिया एंगल आई। सो पार्शली ये रिफ्लेक्ट हो गई, बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है दैट पार्ट विल रिफ्रैक्ट। और जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जब लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। द रीजन इज, जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रही है तो रिफ्रैक्टेड रे विल मूव ऑलवेज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि इंसिडेंट रे हमारी किस तरीके से जा रही है, दिस इज द इंसिडेंट रे। तो लेकिन इंसिडेंट रे मीडियम चेंज होने के कारण वो अपने पाथ से डेविएट होकर वो जा रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप पहले एक रश वाले एरिया में हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक सीट है, एक सीट पे, कार की सीट पे अगर 4 जने बैठे हैं तो वो टाइट होके बैठेंगे। उनमें से अगर एक जना उतर गया तो लास्ट सीट पे 3 जन बैठे हैं तो वो आराम से खुले होके बैठ सकते हैं, उनको ज़्यादा स्पेस मिल गई है। तो सेम यहाँ पे है कि डेंसर मीडियम है तो वहाँ पे वो टाइट है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो स्मॉल है, और रेयरर मीडियम में अब उनको स्पेस जो है वो ज़्यादा मिल गई, तो वो क्या हो जाएगी, लाइट रे नॉर्मल से दूर चली जाएगी। सो दैट्स वाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फिनोमिना। अब जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाएंगे, सेम वे में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा और वो मूव करता जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एक स्टेज हमारे पास ऐसी आएगी कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया
दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ। जब रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जिसको हम डिनोट करते हैं C के साथ। सो क्रिटिकल एंगल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल व्हेन द लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू rarer medium, then the refracted ray makes an angle of 90 degree with the normal, so that angle we call as critical angle. So ये हमने दो एंगल्स अभी हमने पढ़ लिए। फर्स्ट केस में हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था दैट इज लेस देन क्रिटिकल एंगल। सेकेंड केस में हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। अब हम थर्ड केस पढ़ेंगे जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, तो उस केस में अब मैक्सिमम हमारे पास रिफ्रैक्शन कितनी हो रही थी? मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हमारे पास 90 डिग्री एंगल पे हो गई। तो अब अगर हम यहाँ पे हम एक नेक्स्ट केस कंसीडर कर रहे हैं, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने कंसीडर कर लिया इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो इस केस में ये एक स्पेशल केस है। इस केस में लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं होगी, इस केस में पूरी की पूरी लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब पूरी की पूरी लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसको हम बोलते हैं, उस फिनोमिना को हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम कंडीशन इसके लिए सेम वही है कि लाइट रे मीडियम हमने वही दो लेंगे, दिस इज द डेंसर मीडियम, दिस इज द रेयर मीडियम। लेकिन अप टू क्रिटिकल एंगल तक, क्रिटिकल एंगल तक ही सिर्फ लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है। जैसे इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाएगा, लाइट रे रिफ्रैक्ट नहीं होगी, पूरी की पूरी लाइट रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये तीन चीजें हमने पढ़ ली, तीन एंगल्स के लिए हमने पढ़ लिया। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक शॉर्ट में क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए रिलेशन करना है, सो सेम डायग्राम वी विल ड्रॉ। ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, दिस इज द नॉर्मल। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, सो इट विल मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ। अब ये हमारा डेंसर मीडियम है, दिस इज द रेयर मीडियम। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एज्यूम कर लेते हैं μ1, और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एज्यूम कर लेते हैं μ2। तो स्नेल्स लॉ में आपने पढ़ा होगा साइन ऑफ आई दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ आर दैट इज एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, दिस इज इक्वल टू μ1 बाय μ2। साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर दिस इज μ1 बाय μ2। अब यहाँ पे इंसिडेंट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है हमारे पास 90 डिग्री, सो आर को हमने ले लिया 90 डिग्री। μ1 हमारे पास रेयर मीडियम है जो हमने कंसीडर किया था एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ये आपको याद रखना है, ये कुछ वैल्यूज है हमारे पास। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने एज्यूम कर लिया 1। अब हमने μ1 और μ2 क्यों लिया था? इसलिए हमने कंसीडर किया था ताकि हम दो मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफरेंशिएट कर सकें। तो अब हमने एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 ले लिया, तो इसको μ2 लेने की जरूरत ही नहीं है, वी कैन सिंपली अज्यूम इट एज μ। सो sin c by sin 90 is equal to 1, you all know this is equal to 1 by μ. So the relation between critical angle and refractive index is sin c is equal to 1 by μ. This is the relation between critical angle and refractive index. ये important है, कई बार आपके एग्जाम्स में ये रिलेशन पूछ लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फैक्टर्स। किन फैक्टर्स पे जो क्रिटिकल एंगल है वो डिपेंड कर रहा है, इसी फॉर्मूला से हम उनको समझेंगे। सो फर्स्ट फैक्टर वी हैव कलर ऑफ लाइट। कलर ऑफ लाइट पे ये कैसे डिपेंड कर रहा है? देखो हम कंसीडर करते हैं विबग्योर। विबग्योर के केस में ये आपने पढ़ा होगा कि वेवलेंथ जो है
वो इस वे में इंक्रीज हो रही है। दिस इज द वे हाउ द वेवलेंथ इंक्रीजेस। विबग्योर की वेवलेंथ मिनिमम है और रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम है। तो यहाँ पे अब वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ विबग्योर। हम वॉलेट कलर, हम यहाँ पे एक्सट्रीम कलर्स जो हैं हमने उनको कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान में रखना है कि वेवलेंथ इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वेवलेंथ रेड कलर की मैक्सिमम है, तो वी कैन से दैट द वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉलेट कलर, बिकॉज द टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा। एंड फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन से that critical angle and refractive index, these two are inversely proportional. So critical angle of red color is greater than the critical angle of violet color, क्योंकि the two are inversely proportional. So यहाँ से हम clearly कह सकते हैं like जैसे हमारे पास lambda of red is greater than lambda of violet color, similarly critical angle of red is greater than critical angle of violet color. तो सिंपली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर बीच में से निकाल देते हैं तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जिस कलर की वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसका क्रिटिकल एंगल उतना ज़्यादा होगा। सो डायरेक्टली हम यहाँ से ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं दैट वेवलेंथ एंड क्रिटिकल एंगल दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो यहाँ पे रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम है, तो अगर हम रेड कलर की लाइट को यूज कर रहे हैं तो उसका क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा है। और विबग्योर अगर हम वॉलेट कलर को यूज कर रहे हैं तो वॉलेट कलर की वेवलेंथ जो है वो सबसे कम है, तो उसमें क्रिटिकल एंगल भी मिनिमम होगा। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर ऑन विच क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स। तो अब हमारे पास है सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। सेकंड इज टेम्परेचर। अगेन टेम्परेचर जो है अगेन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो अगेन जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा, बिकॉज द टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी एक दूसरे के रिलेशन हमारे पास एक्चुअली है इक्वल टू 1/μ। तो यहाँ से हम डायरेक्ट अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो वी कैन से टेम्परेचर एंड क्रिटिकल एंगल दीज टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इट मीन्स क्या है कि जिसका टेम्परेचर जब जितना ज़्यादा होगा उतना क्रिटिकल एंगल इंक्रीज होता जाएगा, जितना हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे उतना क्रिटिकल एंगल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। सो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑन विच क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स। अब हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हमने पढ़ा था, तो क्रिटिकल एंगल के साथ साथ हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी पढ़ लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो फर्स्ट फैक्टर वैसे ही हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कौन सी कंडीशंस हैं जिन पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। तो फर्स्ट कंडीशन इसकी है कि लाइट रे शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू rarer medium. This is the very first condition. And second condition is angle of incidence should be greater than critical angle. This is the second condition. ये दो कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना है वो काम करेगा। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही तो TIR विल नॉट टेक्स प्लेस। तो ये क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये एक बार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं क्या। नेक्स्ट वीडियो में हम विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म हम डायग्राम्स प्लॉट करके हम टोटल इंटरनल के रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को हम आगे करेंगे। थैंक यू सो मच।